नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिद्धांत हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है। तो इसमें डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है, इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है। व्यवस्था की बात की है इन्होंने। इन्होंने राज्य की बात नहीं की है, इन्होंने किसकी बात की है, एक व्यवस्था की बात की है, एक सिस्टम की बात की है। ठीक है, तो इनका जो इनपुट आउटपुट मॉडल है उसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले कि आखिर ये सिस्टम क्या चीज़ है। सिस्टम को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, इसका अर्थ, मॉडल, विशेषताएं और ढांचा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल कौन सा पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट का। ये किसने दिया है, तो ईस्टन ने दिया है। और एक हम लोगों को मॉडल और पढ़ना है राजनीतिक व्यवस्था का, स्ट्रक्चरल फंक्शन, वो आमंड ने दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले समझिए कि राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंदर उन अंतः क्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी आवंटन किया जाता है। ये किसने कहा है, डेविड ईस्टन ने कहा है। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने क्या कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, किसी समाज के अंदर उन अंतः क्रियाओं की प्रणाली है सोसाइटी के भीतर जिसके द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी आवंटन किया जाता है, डेविड ईस्टन ने कहा। तो ईस्टन के हिसाब से, ईस्टन के अनुसार व्यवस्था या प्रणाली उन तत्वों का समूह है जो, किन तत्वों का समूह है, जो अंतर संबंधित हो यानी एक दूसरे से संबंधित हो, अन्योन्याश्रित हों यानी एक दूसरे पर आश्रित हों, अंतः क्रिया करते हों यानी कि एक दूसरे के साथ क्रिया करते हों। तो जो ईस्टन का व्यवस्था या प्रणाली है वो इन सारे तत्वों का समूह है। तो इसकी विशेषता क्या है, विशेषता इसकी हम लोग समझ लेते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का समुच्चय है। ठीक है, राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था वह प्राकृतिक व्यवस्था में काफ़ी समानता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नहीं है, कैसा है, गत्यात्मक है। कारण क्या है, फीडबैक है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे इनपुट पहले जाता है। ठीक है, फिर इनपुट के साथ डिमांड होनी चाहिए तभी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इनपुट के साथ क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, सॉरी, इनपुट के साथ समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके इसको एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि मांगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मांगे करते रहते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सरकार उसी को करती है जिसके लिए सक्षम होती है या जिसे वो करना चाहती है। तो फिर जब ये सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद यहाँ से निकलता है आउटपुट। और आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, नीति व निर्णय निकलता है। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ जाता है, पर्यावरण में जाता है। और पर्यावरण में जाने के बाद फिर से फीडबैक लिया जाता है, फिर से फीडबैक के बाद इनपुट बनता है, फिर सपोर्ट के साथ जो है वो सिस्टम में जाता है, फिर आउटपुट जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, बंद नहीं है, ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम है, ये वायु व पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है, यानी कि खुद समाज की एक उपव्यवस्था है। क्या है, समाज की एक उपव्यवस्था है तथा राज्य व्यवस्था की स्वयं की बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था की बहुत सारी, देखिए ये राज्य की बात नहीं करते हैं, ये सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, और सिस्टम क्या है, सिस्टम एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक शब्दावली है। ठीक है, राज्य क्या है, एक लिमिटेड है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सिस्टम के अंतर्गत जो उपव्यवस्थाएं हैं, राज्य व्यवस्था की बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी कि वो राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो राज्य से बड़ा है, व्यापक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी उपव्यवस्था में कौन कौन सी हैं, राजनीतिक दल आते हैं, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ आता है, जाति, धर्म, तकनीकी, संचार साधन, ये सब क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की सारी उपव्यवस्था है। और ईस्टन इन्हें क्या कहता है, पैरा पॉलिटिकल सिस्टम कहता है। क्या कहता है, इसे पैरा पॉलिटिकल सिस्टम कहता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यवस्था में अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस व अनुकूलन, एडाप्टेशन की क्षमता होती है। जो भी व्यवस्था होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर आप किसी भी सिस्टम का मेंटेनेंस नहीं कराएंगे, ठीक है, वह उसके अंदर एडाप्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस का मतलब है नए पद, नई संरचनाएं, संस्थाएं बनाना, पुरानी में सुधार करना,
पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें क्या किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है। अनुकूलन का क्या मतलब है, एडेप्टेशन का क्या मतलब है कि परिवर्तनों के अनुकूल ढालना, मांगों के अनुकूल पूर्ति को बढ़ाना। जो चेंजेज हो रहे हैं उसके अनुकूल जो है अपने आप को ढाल लेना, और जो डिमांड आ रही है उसके अनुसार जो है पूर्ति करना ही एडाप्टेशन कहलाता है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव व सातत्य होता है, ठीक है, यानी कि प्रेशर होता है और परसिस्टेंस होता है। तो प्रेशर का मतलब क्या है कि जब मांगें बढ़ती हैं, जब पूर्ति घटती है तो व्यवस्था में स्ट्रेस आता है, यानी कि प्रेशर आ जा, यानी कि डिमांड बढ़ रही है। अब हमारा जो समाज है इसमें बहुत सारे उप व्यवस्थाएँ हैं, ठीक है, जो अलग अलग समूह हैं, संरचनाएं हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग डिमांड होती है, और जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, सिस्टम में प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, यानी कि व्यवस्था को चुनौती मिलती है, ठीक है। और ये परसिस्टेंस क्या है, ये चुनौती यानी कि दबाव, प्रेशर का अपोजिट है, उल्टा है, यानी कि दबाव के बावजूद व्यवस्था का टिके रहना, ठीक है, बने रहना, ठीक है, यानी कि व्यवस्था की क्षमता का बने रहना ही क्या है, परसिस्टेंस है, सातत्य है, ठीक है। तो सातत्य का मतलब है दृढ़ता, टिकना या फिर अटलता। तो परसिस्टेंस यानी ईस्टर्न मॉडल का जो परसिस्टेंस है वो केंद्रीय बिंदु है, ठीक है। तो सातत्य यानी कि परसिस्टेंस राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण के साथ जोड़ता है, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है ये क्या चीज़ है। तो इनका इनपुट आउटपुट मॉडल है, इसे हम ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहते हैं, फ्लो मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है। ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है अपनी बुक द पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1953 में आई है। इसके बाद इनकी ये और बुक हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि इनका सिस्टम कैसे काम करता है। तो इनपुट इनपुट बहुत सारी मांगें हमारी सोसाइटी में, समाज में उठती रहती हैं। अब इन मांगों को, जिन मांगों को समर्थन, ये सभी मांगों को सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्हीं मांगों को एक्सेप्ट करता है जिनके साथ समर्थन जुड़ा हो। अब समर्थन क्या है, कितने प्रकार के समर्थन की इन्होंने बात की, इसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो जब ये एक्सेप्ट होता है तो ये चला जाता है कहाँ, सरकार के पास, सिस्टम के पास। सरकार है वो सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, और हम किससे डिमांड करेंगे, सरकार से ही डिमांड करेंगे। तो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, रूपांतरण की क्रिया होती है उन मांगों की। उसके बाद वहाँ से निकलता है आउटपुट, और आउटपुट जो निकलता है वो किस रूप में, नीति और निर्णय के रूप में। और नीति और निर्णय जो निकलता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके समन्वय से सोसाइटी में वो लागू होता है। जैसे विधायिका जो है वो नीति बनाती है, ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका देखती है कि जो नीति है उसका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसका न्याय देने का काम न्यायपालिका का है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से आउटपुट निकल के जब पर्यावरण में पहुँचता है तो वहाँ से फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि फीडबैक के बिना कोई भी सिस्टम अधूरा है। फीडबैक इस बात का कि जो आउटपुट निकला है वो कहाँ तक सही है, उसका बेनिफिट कहाँ तक लोगों को मिल रहा है। फिर उसमें जो है जब फीडबैक जाता है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, तो फिर से डिमांड के रूप में, मांग के रूप में जाती है, और फिर से उसमें सुधार होता है, और इस तरह से ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि न तो कभी मांग खत्म होने वाली है, और मांग खत्म क्यों नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो जब व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी नहीं खत्म होने वाली हैं तो मांग भी खत्म नहीं होने वाली है। तो इस तरह से ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है ये दोस्तों, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए पर्यावरण में दो चीज़ें हैं, एक तो देश के अंदर की प्रक्रिया, ठीक है, देश के अंदर का वातावरण, और एक होता है देश के बाहर का वातावरण। जैसे जम्मू कश्मीर को जब यूटी बनाया गया तो पाकिस्तान चिल्ला रहा था, चाइना चिल्ला रहा था। तो हमारा जो आउटपुट यहाँ से निकला सरकार से, उसका प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पड़ता है, ठीक है, वाय उसको कहते हैं वाय पर्यावरण। और जो देश के अंदर, जैसे मान लीजिए कि अभी देश के अंदर अगर किसी कानून, जैसे मान लीजिए अभी किसानों के लिए जो कानून बन के आया है उसका विरोध जो है किया जा रहा है, तो अब यहाँ से फीडबैक सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। अब उस फीडबैक को गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और इनकी मांगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और ये लगातार इतने महीनों से लगातार लगे हुए हैं, और इनका आंदोलन अभी तक चल रहा है।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, पहली चीज़ तो ये होती है कि गवर्नमेंट की एक क्षमता होती है कि उस डिमांड को कितना वो पूरा कर सकती है। दूसरा होता है कि सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, ये उसकी हठधर्मिता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, हठधर्मिता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान इतने दिनों से डिमांड कर रहे हैं और उस पे जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। या फिर जैसे अभी जो ट्रेंड चला था, जो हम टीचर्स के द्वारा चलाया गया था, मोदी रोजगार दो, इसका भी इतना ट्रेंड हुआ, पूरे वर्ल्ड में छाया रहा, लेकिन सरकार ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे लगा कि उसको बिल्कुल गेट कीपिंग लगा के इसको गायब ही कर दिया। ठीक है, तो गेट कीपिंग भी होता है, उसको भी हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम डिमांड पहले इनपुट देखते हैं। इनपुट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। मांग में इसमें कच्चा माल होता है डिमांड में, ठीक है, और जब सपोर्ट मिल जाता है तभी वो सिस्टम के वो राज्य के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो मांगे 4 प्रकार की बताई है इन्होंने, ईस्टर्न ने। इसमें पहला बताया है वितरणात्मक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अंतर्गत वस्तु या सेवा के वितरण की मांग, जैसे नौकरी दो, वेतन दो, जमीन दो, पानी दो, हॉस्पिटल दो, शुद्ध हवा दो, ठीक है, सुरक्षा दो। ये सब क्या है, ये सब आपका जो है वितरणात्मक न्याय। सुरक्षा दो तो इसके अंतर्गत आ जाएगा व्यवहार विनियामकी के अंतर्गत, रेगुलेटिव के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्या है, पहला हो गया। दूसरा आपका व्यवहार विनियामकी हो गया, इसके अंतर्गत कानून बनाना, जन सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा मुक्ति अधिनियम, सड़क सुरक्षा कानून। तो ये आपका रेगुलेटिव फंक्शन के रेगुलेटिव डिमांड के अंतर्गत आता है। फिर आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक सहभागिता, इसमें वोट का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत इस तरह की डिमांड रखी जाती है। सूचनाएं व सूचना मांगे क्या है, जैसे सम्मेलन, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आरटीआई, ये सब किसके अंतर्गत आता है, संचार व सूचना मांगे। ठीक है, समर्थन क्या है, अब अगर इन डिमांड को समर्थन मिल जाता है इन सब चीज़ों से तभी वो सिस्टम में जाता है, अदरवाइज गेट कीपिंग होता है और उसके माध्यम से इसको रोक दिया जाता है। अभी हम लोग गेट कीपिंग भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो समर्थन में, सपोर्ट में भी इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं सपोर्ट के। एक तो भौतिक द्रव्यात्मक यानी कर अदायगी, इनकम टैक्स आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मौद्रिक सहयोग हम दे रहे हैं, तो ये क्या है, सिस्टम को मतलब सरकार को हम क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, आज्ञाकारिता क्या है, कानूनों का पालन होना चाहिए, कानूनों का पालन हम करें। सहभागिता का मतलब मतदान करना, गतिविधियों में राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी। श्रद्धात्मक का मतलब प्रतीकों, समारोह, पदाधिकारियों के प्रति सम्मान। तो इसका मतलब कि ये मांग और समर्थन ये दोनों होने चाहिए, यानी कि आप अपना समर्थन सरकार को नहीं दे रहे हैं, आप खाली डिमांड ही करते जा रहे हैं, तो उसको कौन पूरा करेगा। तो देखिए डिमांड जो है जब ओवरलोडेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिमांड जब उठती है, क्योंकि बहुत सारे समुदाय हैं, अलग अलग समूह हैं, सबकी अपनी अपनी जो है, अब सबकी अपनी अपनी मूल्य हैं। ठीक है, तो जब सभी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो फिर वहाँ क्या हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो ओवरलोडेड हो जाता है। तो डिमांड जो है स्ट्रेस वहाँ आ जाता है और डिमांड पर नियंत्रण लगाया जाता है जब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है। तो कैसे लगाते हैं, इसके लिए इन्होंने रेगुलेशन बताया है, 4 प्रकार का यानी रेगुलेटिव मैकेनिज्म इन्होंने बताया है, और उसे गेट कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गेट कीपिंग। तो इसमें पहला है इनका संरचनात्मक यंत्र, स्ट्रक्चरल, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, संचार यंत्र, और न्यूनन यंत्र यानी घटाव क्रिया, रिडक्शन। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग देख लेते हैं। तो संरचनात्मक यंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह आता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, गेट कीपर्स का काम करते हैं, यानी कि गेट पे जैसे आप कुत्ते को रखते हैं कि वो अननोन पर्सन को आपके गेट के अंदर न जाने दे ताकि आपको परेशानी ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, या फिर आप लोग चौकीदार रखते हैं कि वो पूरी जांच पड़ताल कर लेता है, कौन आया है, किससे मिलना है, उसके बाद ही वो अंदर जाने देता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो राजनीतिक दल और दबाव समूह हैं, ये गेट कीपिंग का काम कैसे करते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये समझाती हैं लोगों को कि ये जो आपका डिमांड है ये क्या है, ये जायज़ नहीं है, उचित नहीं है, क्यों नहीं है, उसके कारण बताए जाते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, गेट कीपिंग की तरह, बाउंड्री वॉल की तरह काम करते हैं। और जो प्रत्येक राजनीतिक दल है वो अपना दबाव समूह भी आजकल बना के चलती है और उन प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा जो है समझाने की कोशिश की जाती है लोगों को। ठीक है, और उस डिमांड को दबाने की कोशिश की जाती है, यानी गेट से ही बाहर करने की कोशिश की जाती है।
अब सांस्कृतिक यंत्र यानी कल्चरल यंत्र कैसे हैं, जैसे रीति रिवाज, मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। जब हम कुछ नई डिमांड करते हैं तो जो मान्यताएं हैं वो बीच में रोड़ा बन के खड़ी हो जाती है। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना आपके घर में, और आप कुछ करते हैं तो कहते हैं अरे ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी रोका टोकी होती रहती है। आप डिमांड करते हैं, रोका टोकी होती है, गेट कीपिंग करके उसको बाहर कर दिया जाता है, वो उसकी पूर्ति नहीं होती। जैसे आज के समय अगर हम समलैंगिकता की बात करें तो इसकी डिमांड बहुत समय पहले से उठ रही थी, ठीक है, लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए जब तक समाज की स्वीकृति नहीं मिलती है, रीति रिवाज उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक जो है वो गेट के बाहर ही रह जाता है और वो उस पर कानून नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कानून बन भी जाता है तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे आज भी अगर हम देखें तो समलैंगिकता पे कानून बन गया है, समान अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। समलैंगिक लोगों को विवाह करने का भी अधिकार मिल गया है, लेकिन आज भी उसको अभी समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो व्यवहारिक नहीं है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं जो होती हैं, समाज में सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, वो भी क्या करती हैं, जब कुछ ऐसी डिमांड आती हैं जो उनके हिसाब से ठीक नहीं होता है तो उसको क्या करती हैं, रोकती हैं, उसकी आलोचना करती हैं और इस तरह से गेट कीपिंग का काम करते हैं। संचार यंत्र जो है, संप्रेषण वाहिकाएं, मीडिया जो है, मीडिया भी जो है देखिए चार लोगों को बुला लेते हैं, खच पच करना शुरू कर देती है, आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार भी क्या करती है, मैसेज देती है लोगों को और ये बताने की कोशिश करती है कि वो आपकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो जायज़ नहीं है, क्यों नहीं जायज़ है, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि कार्य अगर इसके बावजूद भी अगर गेट कीपिंग के माध्यम से नहीं जब रोका जा पाता है तो उसके बाद चलिए सिस्टम में जब चला जाता है राज्य के पास, तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, अगर नहीं पूरा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कमेटियां बना देते हैं, जांच चलती रहती है वर्षों तक और वो जो आपकी डिमांड है वो सिस्टम से बाहर कभी आती ही नहीं है। तो इस तरह से 4 प्रकार की इन्होंने जो है बताया है, रेगुलेशन बताया है, गेट कीपिंग के तरीके बताए हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे जब आउटपुट निकल जाता है तो उसके बाद फीडबैक के लिए वो कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट में जाता है और वहाँ से फीडबैक मिल के फिर से वो डिमांड यानी कि फिर से नई डिमांड, ठीक है। नई डिमांड के बाद ये प्रोसेस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो फीडबैक होता है उससे क्या होता है, स्ट्रेस को घटाता है, इनपुट आउटपुट को जोड़ता है, फ्लो को बनाए रखता है और फीडबैक लूप यानी पुनः निवेश पास ये फंदा इस तरह से बना देता है। यहाँ से गई चीज़ें फिर यहाँ से दूसरी मांगें उठी, फिर आगे चल गई, तो इस तरह से फीडबैक बनता रहता है। तो ईस्टन जो है प्रथम राजनीतिक सिद्धांतकार हैं जिसने राजनीतिक प्रक्रिया को सूचना प्रक्रम प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में देखा। राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांतकार कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है, तो डेविड ईस्टन को हम लोगों ने पढ़ लिया। इनपुट आउटपुट मॉडल है इनका, नाम याद रखिए, जहाँ कहीं इनपुट आउटपुट दिखे आंख बंद करके डेविड ईस्टन को ठोकाइए। आमंड जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात करते हैं, संरचनात्मक फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की बात करते हैं। और जो मिचेल्स हैं ये एक्सचेंज मॉडल विनिमय सिद्धांत की बात करते हैं। इनकी पुस्तक है द अमेरिकन पॉलिसी, ये 1962 में आई। ये अर्थशास्त्र से प्रभावित है और रॉबर्ट मिचेल जो हैं जर्मन अर्थशास्त्री हैं। डेविड ईस्टन जो हैं ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों की कैसी लगी, आज हम लोगों ने व्यवस्था सिद्धांत को, डेविड ईस्टन के सिद्धांत को पढ़ लिया है। तो थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें इसका। ये सीरीज कैसी है, आपको इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें इससे ज़रूर अवगत कराएं ताकि हम आपके लिए और जो फ्रूटफुल है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हम क्लासेस ले सकें। और हाँ, एक सूचना और, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स, पूरा मटेरियल इसी तरह से प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हमारा नोट्स जो होता है इतना अच्छा होता है कि एक बच्चा भी पढ़ के उसको समझ लेता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वीडियो लेक्चर सारा पूरे नोट्स का धीरे धीरे बना ही रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, ठीक है। बच्चे मुँह से निकल गया, अब आप लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो बस इसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, 100% सिलेक्शन लें, हमारा यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हम आप लोगों के लिए लगातार लेक्चर ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करें, ठीक है।
इस नंबर पे आप लोग मैसेज करें और इसमें जब मैसेज करें तो आप अपना नाम और कोर्स कौन सा लेना चाहते हैं ये आप मेंशन करें, फिर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो आप मैसेज करके थोड़ा वेट कर लिया करें, ठीक है। कॉल आप मत करिएगा क्योंकि कॉल बहुत सारी आती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इसलिए नंबर को बंद ही रखा जाता है। आप केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बात करनी होगी तो आप उसमें मैसेज करिएगा कि बात करना चाहते हैं, तो आपको एक टाइम दे दिया जाएगा बात करने के लिए, आपसे बात कर लिया जाएगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।